जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जामिनेशंस। हमने पिछले 4 वीडियोज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझा था, जो कि था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। मतलब ये कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स अराउंड 1600 से लेकर फिर 17th सेंचुरी। हमने यहाँ पे ही 18th सेंचुरी के अंदर 1719 का जो एक्ट था वो हमने देखा था। 19th सेंचुरी के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद में जो 58 का एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस लाया गया वो देखा। 20th सेंचुरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखे, और अल्टीमेटली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमने देखा। और इस तरह से हमारा देश आज़ाद होता है। और अब हम फाइनली शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कि हमारे पॉलिटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत कहाँ से करनी है? ऑब्वियसली जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन खुद शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? प्रीएम्बल से, राइट। सो आज के हमारे लेक्चर में हम प्रीएम्बल को समझेंगे। ऑलराइट, सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रीएम्बल क्या है हमारे लिए? मान लीजिए एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल, ठीक है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये प्रीएम्बल सभी को बाय हार्ट होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। रात को 2 बजे भी अगर आपको कोई उठा के पूछ रहा है कि भैया प्रीएम्बल बोलो, तो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation, right. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो भाई साहब ये था हमारा प्रीएम्बल, जो कि हमें बाय हार्ट करना है। इसमें एक एक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना पड़ेगा अलग से इसके बारे में, ठीक है। सो ये था हमारा प्रीएम्बल आपके लिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, राइट, प्रीएम्बल के। सबसे पहले तो हमें क्या देखने मिलता है कि भैया सोर्स, राइट, कि जो अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो किसके पास है। आप देखिए यहाँ पे पहला वर्ड ही क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? भारत की जनता के पास है। यानी कि वी द पीपल यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वही फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी प्रोवाइड की जा रही है वो कौन दे रहा है? भारत की जनता खुद दे रही है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा रहेगा। नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है? तो देखिए हमने यहाँ पे देखा ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यही हमारा नेचर है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ द स्टेट को, कि हमारा इंडियन स्टेट जो है वो कैसा है। हम कहते हैं ना हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो हमारा नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी हमें प्रीएम्बल में देखने मिल जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव भी हमें कहाँ देखने मिलता है? प्रीएम्बल के अंदर। कैसे ऑब्जेक्टिव? हम देखा ना, जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी। ये सारी चीज़ें हमें अचीव करनी है किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू,
मतलब ये सारी चीज़ें हम अचीव करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी कि ये हमारे एम हो गए, ये हमें अचीव करना है, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर तीसरा टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव। चौथा और आखिरी पॉइंट हमें समझना है कि डेट, भैया कब से कब तक हमने पढ़ी ना, 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution, right। तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, सॉरी मैंने यहाँ पे 47 लिख दिया, नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे हमें समझने के लिए कि हमें प्रीएम्बल में आगे जाके क्या क्या समझना है, ठीक है। चलिए अब एक और छोटी चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि भैया अमेंडमेंट क्या होता है ना। हालांकि ये टॉपिक अलग से हम समझेंगे आगे चल के पॉलिटी के अंदर, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ को अगर अल्टर करना है ना, यानी कि चेंज करना है, डिलीट करना है या ऐड करना है, तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को अलग से एक कानून पारित करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब ये कि इस एक्ट के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंजेस किए हुए हैं, राइट। तो प्रीएम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये आगे चल के हम समझेंगे कैसे हिस्सा बना, क्या हुआ, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। तो अब इसे अगर अमेंड करना है तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें चाहिए। सो हमारे प्रीएम्बल को आज़ादी के इतने सालों में 1949 से लेकर आज 2025 तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, जिसे हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1976। ये याद रखिएगा, 1976 के अंदर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और प्रीएम्बल के अंदर कुछ चेंजेस किए। कैसे चेंजेस किए? हमने कुछ वर्ड्स इसमें ऐड किए। कैसे वर्ड ऐड किए? सबसे पहला तो सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर और फिर इंटीग्रिटी, राइट। याद रखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कहाँ देखा हमने ये? सबसे पहले देख लीजिए, सेक्युलर ये रहा, सोशलिस्ट ये रहा और यहाँ पे है इंटीग्रिटी। तो ये तीन चीज़ें हमने, हमारे जो था ना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट से पहले का, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। 1976 के बाद ये सारी चीज़ें ऐड हुई है जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि ये तीन वर्ड्स हमने बाद में ऐड किए। अगर हमसे कोई पूछे कि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही 1949 में अडॉप्ट किया गया था, तो उसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1976 के अंदर इसे चेंज किया गया था, ऑल्टर किया गया था और तीन नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि अमेंडमेंट क्या होता है। अब सीधा प्रीएम्बल से शुरुआत करते हैं हम, राइट। कि भैया अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने देखे कि एक एक हमें समझना है, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला भैया सोर्स, राइट। जो सोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? जैसे हमने पढ़ लिया वी द पीपल, राइट। वी द पीपल मतलब हमारी भारत की जनता ही पावर दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। अब ये जो वी द पीपल है ना, वो एक पॉलिटिकल फेनोमेनन जिसे कहा जाता है ऑटोक्थोनी। क्या कहा जाता है? ऑटोक्थोनी। मतलब ये कि रूल ऑफ सॉइल या रूल बाय नेटिव्स, ठीक है, हम खुद ही रूल करेंगे। मतलब ये कि कोई भी आउटसाइडर आकर हम पर अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, राइट। यानी कि हम खुद ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। तो सोर्स हमें पता चल गया कि क्या है, वी द पीपल, यानी कि भारत की जनता ही, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आता है सोवरेन। अब ध्यान दीजिएगा, सोवरेन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है कि भैया सबसे ऊपर कौन, मतलब अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है, कौन रहेगा। वही सेम यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो ओवरलैप होता है
कि वी द पीपल, यानी कि भारत की जनता ही सोवरेन है यहाँ पे हमारे देश के अंदर। देखिए सोवरेनिटी है ना, दो टाइप की होती है, हम देख लेते हैं। एक तो होता है कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी और दूसरी होती है इंटरनल सोवरेनिटी, राइट। एक्सटर्नल सोवरेनिटी में क्या होता है कि जो दूसरी पावर होती है ना, आउटसाइडर, वो हम पे अपना दबदबा बना के रखती है, राइट, गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि ये जो कहेगी एक्सटर्नल पावर, वो हमारी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी, राइट। तो ये तो हो गई एक्सटर्नल सोवरेनिटी। हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमारे यहाँ पे कैसे है, इंटरनल सोवरेनिटी है। मतलब कि पीपल आर फ्री टू चूज़, राइट, पीपल आर फ्री टू चूज़ कि हमारा भैया लीडर कौन होगा, हमारी गवर्नमेंट किसकी होगी, मतलब कौन लीडर होगा, कौन इलेक्ट होकर जाएगा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आ जाती है इंटरनल सोवरेनिटी के अंदर। यानी कि हमारा भारत पूरी तरह से सोवरेन है। मतलब कोई भी दूसरा देश हम पर ये क्लेम नहीं कर सकता कि भारत हमारी कॉलोनी है, हमारा डोमिनियन है, वगैरह वगैरह। भारत खुद एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ये बात हमें याद रखनी है, राइट। चलिए, सोवरेन आपको समझ में आ गया। देख लीजिए, हमने यहाँ पे सोवरेन कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सोशलिस्ट के ऊपर, ठीक है। सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है ना, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो जो सोशलिस्ट वर्ड था ना, यहाँ पे हमने देखा ना कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो बाद में ऐड हुआ। तो सोशलिस्ट वर्ड को बाद में क्यों ऐड किया गया? क्या इसके पहले हमारा देश सोशलिस्ट नहीं था? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल था। कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया ना, तब ये नहीं कहा गया था कि हमारा देश सोशलिस्ट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली सोशलिस्ट वो था, लेकिन ये वर्ड ऐड हुआ उसके बाद में। तो चलिए समझ लेते हैं पहले क्या सीन था। तो पहले ना सोशलिज़म को है ना डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है कि भैया प्रोलेटेरिएट क्लास के पास ही सारा पावर रहना चाहिए। मतलब ये कि कोई भी ना बड़े लेवल पर जाकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा स्टेट के रिसोर्सेज को। सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्कर क्लास के अंतर्गत, राइट। मतलब जनता ही राजा होगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो सोशलिज़म चल रहा है ना आज के टाइम पे, वो मिक्स्ड सोशलिज़म है। किसका मिक्स्ड है? पहला तो मार्क्सिस्ट के भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स हमारे पास है, प्लस जो सबसे अहम हिस्सा रहा है हमारे पास वो है महात्मा गांधी का। मतलब कि गांधीयन सोशलिज़म में से हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी लिए हुए हैं। हमने देखा था ना कि राम राज्य मॉडल जो था गांधी जी का, वहीं से ये सोशलिज़म हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इंडियन जो है वो कौन सा सोशलिज़म फॉलो करते हैं? गांधीयन सोशलिज़म। अब इसमें क्या था भाई गांधीयन सोशलिज़म में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्टेटस टू अर्न, अचीव, डेवलप, ठीक है, सबके पास समान अधिकार रहेगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू ग्रो एंड डेवलप। भैया सब कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, हाँ उसी टाइप का कुछ समझ लीजिए कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप जो चाहे वो अपने हिसाब से पब्लिक मोरालिटी में किसी को हार्म ना हो, उस तरह से आप अपना लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं, रिसोर्सेज स्टेट के यूज़ कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। गांधीयन सोशलिज्म जो है ना वो किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, हम सब जानते हैं, है ना। गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो नॉन वायलेंस का था, अहिंसा परमो धर्म, राइट। वो फिर दूसरा सेल्फ रिलायंस, आज वाला रिलायंस नहीं, हाँ सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर भारत वाला, राइट। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन और एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल हार्मनी। मतलब सोशल हार्मनी तो हम सब जानते हैं ना, सब मिलजुल कर रहेंगे एक साथ, ठीक है। मतलब ये कि हमारा जो सोशलिस्ट का जो मॉडल था वो मार्क्सिस्ट और गांधीयन दोनों का मिला के था। हमें याद रखना है आज भी हमारे यहाँ पे यही प्रिविलेंट है, इतना समझना है हमें सोशलिज़म के अंदर, राइट। और हाँ ये भी कहा जाता है कि जो 1976 में जब इसे ऐड किया गया ना सोशलिस्ट वर्ड को, तो इसे मेनली एक पॉलिटिकल टर्नआउट ही कहा जाता है कि उस टाइम पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें किस तरह से टर्बुलेंस आया था वो हम सब जानते हैं। उसी के अंतर्गत एक डेवलपमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे हाँ एक फैक्ट याद रख लेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है,
ठीक है, काफ़ी बड़े चेंजेस किए थे, आगे चलकर हम समझेंगे, लेकिन ये जो वर्ड ऐड हुआ है इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे लेना ज़रूरी है। मतलब ये कि इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना खास नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा देश पहले से ही सोशलिस्ट था। बस ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट लेबर क्लास के साथ में है, उनका विकास चाहती है, इसीलिए इस वर्ड को प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया गया। ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री सोशलिस्ट वर्ड की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट देख लिया, अब चौथा वर्ड क्या आता है हमारे सामने, सेक्युलर, राइट। सेक्युलरिज्म की ना काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, मेनली 3 मोटी ब्रांचेस हम देखे मिलती है। पहला तो यूएस का सेक्युलरिज्म, दूसरा फ्रांस का सेक्युलरिज्म, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं फ्रांस लिखा है, ठीक है, और तीसरा आता है हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आपको समझ में आएगा क्यों, चलिए एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए यूएस के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट वर्सेस रिलीजन, राइट। तीनों केस में ये चीज़ कॉमन रहेगी, राइट। अब जब यूएस में ये चीज़ होती है ना, तो स्टेट और रिलीजन के बीच में ना एक वाटर टाइट वॉल है। मतलब ये कि स्टेट किसी भी तरह से रिलीजन के अंदर इंटरफियर नहीं करेगा, यानी कि रिलीजन अपने आप में ही आबाद है, समझे। अब यही चीज़ अगर फ्रांस में होती है तो फ्रांस क्या कहता है कि स्टेट वर्सेस रिलीजन जब भी होगा तो स्टेट पूरी तरह से रिलीजन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छे कुछ 1-2 साल पहले हमने देखा भी था कि फ्रांस के अंदर जो हिजाब जो फीमेल्स पहनती है इस्लामिक रिलीजन में, उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। इनफैक्ट जो सिख कम्युनिटी है उनको भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि आप अपनी टर्बन्स वगैरह नहीं पहन सकते, एक्सेट्रा। ये सारी बात की बात है, लेकिन हमें समझना क्या है कि फ्रांस का मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है कि स्टेट पूरी तरह से इंटरफेयर करेगा रिलीजन के अंदर, रिलीजन कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे सोवरेंटी किसकी हो गई, मतलब सुप्रीम कौन है, स्टेट है, राइट। यूएस में क्या देखा हमने कि स्टेट कभी भी इंटरफियर नहीं करेगा रिलीजन के अंदर, वाटर टाइट वॉल है, राइट। फ्रांस में क्या देखा कि स्टेट जब चाहे अपनी मर्ज़ी से इंटरफियर कर सकता है रिलीजन के अंदर। अब जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो क्या है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या कहता है ये इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, कि भैया स्टेट है यहाँ पर और रिलीजन है यहाँ पर। इंडिया के अंदर सभी को कोई भी रिलीजन फ्रीली फॉलो करने की परमिशन हमारा स्टेट देता है। मतलब आप जब चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। मान लीजिए अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है तो स्टेट हमारे यहाँ पे रिलीजन में इंटरफियर कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर फ्रांस से ये डिफरेंट कैसे है। तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जब भी चाहे तब स्टेट अपनी मर्ज़ी से इंटरफियर नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन 2 चीज़ों पे जब बात आएगी, यानी कि देखें कि जनहित जो कि जनता के लिए हित में है, उसकी जब कोई बात आती है और अगर स्टेट को ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, तभी वो इंटरफियर करेगी रिलीजन के अंदर और उस रिलीजन में डायरेक्ट किया जाएगा कि आप ये चीज़ बंद कीजिए या इसको इस तरह से चेंज कर दीजिए। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, आप सब जानते होंगे, राइट। जैसे ट्रिपल तलाक वाला केस हो गया है ना, तो उसके अंतर्गत जैसे स्टेट ने इंटरफियर किया ना कि रिलीजियस जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, वो बहुत ही अनएथिकल है, इसे इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, तो उसे बैन कर दिया गया, राइट। तो हमें सबसे बढ़िया सेक्युलरिज्म का मॉडल कहाँ देखने मिलता है, स्टेट के अंतर्गत देखने को मिलता है, राइट, इंडियन स्टेट के अंदर। ये था हमारा सेक्युलरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। चौथा वर्ड क्या है हमारे पास, सॉरी 5वां वर्ड क्या है हमारे पास, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है ना, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। आपको याद होगा ना, 3 वर्ड हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, हम सब जानते ही है। हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है यहाँ पे, है ना। मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज़ एंड एक्शंस, है ना। डेमोक्रेसी हमने देखा कि जो वर्ड था ऑटोक्टोमी, राइट, कि पावर कहाँ से आती है, हम खुद ही हमारे देश को रूल करते हैं, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ दिया। 2 टाइप की डेमोक्रेसीज होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट वाली जो चलती है वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में चलती है क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत कम है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे चलती है। कैसी डेमोक्रेसी होती है कि भैया हम मैंडेट देते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सरकार आती है, उसे मैंडेट कौन देता है रूल करने का, हम खुद देते हैं इलेक्शन के थ्रू, राइट, वोटिंग के थ्रू। एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्शन वर्सेस डेमोक्रेसी जब बात आती है ना, तो हमें एक चीज़ समझनी है कि इलेक्शन इज़ अ मीन्स टू अचीव डेमोक्रेसी, राइट। इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमने डेमोक्रेसी अचीव कर ली, नहीं, इलेक्शन एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम डेमोक्रेसी अचीव करेंगे। आपने ना काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा कि इलेक्शंस होते हैं लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। डिक्टेटर करके एक मूवी आई थी जो भी आपने देखी होगी, इसमें कैसा होता है कि एंड में इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो जो किंग होता है ना, वहाँ का मोनार्क, वो पब्लिक को डरा धमका कर अपने वोट्स उसके साइड खींच लेता है। तो ये तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं इलेक्शन का। इलेक्शन एक ज़रिया बनता है डेमोक्रेसी अचीव करने का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी में इतना कुछ खास समझना था नहीं, हम सब इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब 6th इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जस्टिस। जस्टिस हमें अचीव करनी होती है कौन सी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये 3 टाइप की जस्टिस होती है, हमें अचीव करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल जस्टिस, ये एक बार अचीव कर ली तो फिर हमारे काम में आएंगे सोशलिस्ट और इकोनॉमिकल, राइट। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। ये है एक रोड मैप, ये है एक रोड मैप टू अचीव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, टू अचीव social and economic justice, right. Also democracy is incomplete without political justice, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी बनी रहे, राइट। अब एक बात देख लेते हैं कि सोशलिस्ट जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस ये होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब ये कि किसी भी सोशल पैरामीटर पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको हम एक समान मानेंगे, राइट। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल हम समझ लेते हैं कि व्यवसाय का अधिकार, है ना, कमाने का अधिकार, सबको सारी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली दी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो ये 2 चीज़ें जब होगी, वो कैसे होगी, जब हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस होगी, ठीक है। हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि तीनों चीज़ों को मिलाकर ना, मतलब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए एक टॉपिक समझिए आप यहाँ पे, जब भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलते हैं ना एक साथ, तो एक बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाला टॉपिक है ना, वो मेंस में काफ़ी बार आता है, मतलब आंसर राइटिंग के लिए आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, सिंपली हम समझ लें कि अ थियरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू फेयरली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अमॉन्ग सोसाइटीज़ मेंबर। सीधा सिंपल अर्थ है कि आप स्टेट के रिसोर्सेज को किस तरह से उसके मेंबर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, ये देखने मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर। मतलब किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिल जाए व्यवसाय का वगैरह का, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो जस्टिस का आइडिया हमें आया है वो कहाँ से आया है, कोई बता सकता है। सिंपल है
कि जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है ना, वो आइडिया हमें मिला है रशियन रिवॉल्यूशन से, राइट, रशियन रिवॉल्यूशन से, जो कि 1917 में होता है। अब भैया क्यों रशियन रिवॉल्यूशन ही क्यों? हम सब जानते हैं ना, वहाँ पे मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ बहुत प्रचलित थे, और जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो भी जस्टिस के आसपास ही हो रहा था, है ना, क्योंकि मेन मोटिव सबका यही था, हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है, वो सब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। 7th, लिबर्टी। जो टर्म है ना लिबर्टी, उसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ये कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो चुके हो, या आपको लाइसेंस दे दिया गया है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सोसाइटी में एक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ मॉरल रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी ने मिलकर बनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत रहकर ही आपको अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना है। कल को मैं निकल जाऊँ रास्ते में हथियार लेके, वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिसाइडेड है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आप पब्लिक में यूज़ नहीं कर सकते, राइट, पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो लिबर्टी आपको कोई फ्री लाइसेंस नहीं देती है कि आप जो चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस रखे होते हैं सोसाइटी ने हमारे ऊपर, जो कि मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही। कहाँ पे मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन किए गए हैं, राइट। मतलब ये कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो है क्वालिफाइड। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स भी एक्सरसाइज करने हैं तो उसके ऊपर कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट, DPSPs। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए, DPSP स्टेट्स के लिए, कि अगर स्टेट चाहता है तो जनहित में माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, लेबर क्लास के लिए कुछ ऐसे एक्ट्स बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत अगर अल्टर करते हैं तो चलेगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बाध्यता डाल देती है, किसके ऊपर डालती है बाध्यता? सिटीजन्स के ऊपर, कि आपको कुछ चीज़ों के अंदर रहकर ही काम करना है। मतलब ये कि देश की सोवरेनिटी को बचा के रखना है ना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, फ्रेटर्निटी, है ना, भाईचारा बढ़ा के रखना है, वगैरह वगैरह। तो ये थी कहानी लिबर्टी की। फिर आता है इक्वालिटी। अब जो इक्वालिटी का टॉपिक है ना, नंबर 8, इक्वालिटी पूरी तरह से अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है फंडामेंटल राइट्स में, राइट। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, आर्टिकल 13, 14 से लेकर फिर आगे हम तक पढ़ते रहते हैं, 39 है ना, काफ़ी अलग अलग तरह से उसमें हम इक्वालिटी को पढ़ते हैं। उसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है, सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है ना। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई आर्टिकल 14 के अंतर्गत। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 हो गया, है ना। ये सोशल या हम कह सकते हैं सिविक इक्वालिटी हो गई, ये हम पढ़ते हैं, राइट। इसमें इतना कुछ खास अभी समझना है नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। अब एक वर्ड आता है फ्रेटर्निटी, समझ लेते हैं। फ्रेटर्निटी का सिंपल मतलब क्या होता है? भाईचारा, है ना। यहाँ पे भी यही है कि इंडियंस को एक दूसरे के अंतर्गत है ना फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आनी चाहिए, इसके लिए हमने वर्ड रखा था फ्रेटर्निटी, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A हम सब देखते हैं, राइट। आर्टिकल 51A हमने देखा है, क्या कहता है आर्टिकल 51A? कमेंट्स में बताइएगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities, है ना। और प्रियम्बल में भी डिक्लेयर कर दिया फ्रेटर्निटी को। 2 चीज़ें हमें एश्योर करनी है फ्रेटर्निटी के थ्रू, कौन सी? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना। प्रियम्बल अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने इंटीग्रिटी पढ़ा ना, देखते हैं एक बार कहाँ पढ़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बाद में 76 में वो ऐड किया था, याद है ना सबको। तो फ्रेटर्निटी हमने क्यों रखा है? हमें अचीव करना है क्या कि हर एक सिटीज़न जो हमारे इंडिया में है वो एक डिग्निटी के साथ जी पाए, अपनी एक खुद की आइडेंटिटी के साथ जी पाए, अपने आप को डेवलप कर पाए। उसका फ्री हैंड हमने किसने दे में रखा है? प्रियम्बल के अंतर्गत, राइट। और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भाईचारा बढ़ाने के लिए
साइकोलॉजिकली एक्ट करता है, ये इंटीग्रिटी है ना। मेरे देश के वासियों जब कहते हैं तो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड आता है हमारे अंदर, राइट। तो इसीलिए हमने ऐड किया गया इंटीग्रिटी वर्ड को। फ्रेटर्निटी का ये मेन पॉइंट था समझने के लिए, हमने समझ लिया, ठीक है। सो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए, राइट। चलिए अब आखिरी में हमें क्या देखना होता है कि भैया प्रीएम्बल, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी थी काफ़ी टाइम के पहले, अभी तो नहीं है, क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? हालांकि आज तो हमने आगे पढ़ लिया कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी हमें देखना ज़रूरी है, राइट। तो हमें ना बहुत फेमस केस देखने मिलता है, बेरोबारी यूनियन केस। बेरोबारी यूनियन केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि भैया हमने रेफरेंस तो ले लिया लेकिन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा नहीं है। देखिए बेरोबारी यूनियन केस है, इसके बाद आएगा केशवानंद भारती केस, ये हम समझने वाले हैं, राइट। तो ये सारे केसेस तो है ना, आगे जाके आपको हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस देखने मिलेगा। इसे डिटेल में हम बाद में समझेंगे, बस प्रीएम्बल के कंटेक्स्ट में हमें याद रखना है कि बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब आता है वक्त 1973, सबसे फेमस केशवानंद भारती केस, राइट। हम सब जानते हैं ना कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, ये हमें बताया गया। इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी ये आया था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। कि मतलब इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन से, और जब भी चाहे हम प्रीएम्बल का रेफरेंस ले सकते हैं टू इंटरप्रेट द क्लॉजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से प्रीएम्बल को कोई भी अलग नहीं कर सकता, राइट। ये चीज़ हमने समझ ली। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रीएम्बल और कुछ टॉपिक्स जो हमें फास्ट पेज रिवीजन के लिए याद रखने हैं एज अ फैक्ट। सबसे पहली बात कि प्रीएम्बल जो हमारा है नॉन जस्टिसिएबल है, राइट। मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है, अगर उसमें प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि भैया ये चीज़ मेरी वायलेट हो रही है, और आप कोर्ट में चले गए कि कोर्ट आप देख लीजिए ये मेरा जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है, आप प्लीज़ मुझे जस्टिस दीजिए, तो कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीएम्बल ये नहीं जजमेंट दे पाएगा कि आप सही थे या गलत, ठीक है। मतलब इसको आप कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। दूसरा, कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, मतलब ये कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकार नहीं दे रहा है कि आप इन्फोर्स हो जाओ, नहीं। हमने देख लिया ना सोवरेनिटी किसके हाथ में है, वी द पीपल, राइट। मतलब अगर कल को आपसे कोई ये कहे कि प्रीएम्बल इज़ द सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं, ये बात गलत होगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्रीएम्बल है ना कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आपको चीज़ें करने से रोकता नहीं है, बस एक काम करता है एज अ आइडेंटिटी कार्ड, एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है, ताकि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए प्रीएम्बल पढ़ के, राइट। कि किस तरह से ये स्टेट काम कर रहा है हमारा। तो ये चीज़ें थी प्रीएम्बल के बारे में। फिर से एक और बार कह देता हूँ कि प्रीएम्बल इज़ अ समरी, जो हमने आगे पढ़ के आए हैं, प्रीएम्बल इज़ अ एसेंस एंड प्रीएम्बल इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था मेरे साथियों आपके लिए प्रीएम्बल, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स एन एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार में देखने में राइट लगता है। इट्स अ नॉन एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइंस इट ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विद द सेम वेट एज एनी अदर आर्टिकल। इट वॉज अडॉप्टेड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। सिंपल है यार, इट इज़ अ नॉन एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में पूछा गया है ये। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम लीगल इफेक्ट,
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, राइट। मतलब क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, यही इसका राइट आंसर बनेगा ऑब्वियसली। और क्या बनेगा, तीसरा है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूरा प्रीएम्बल दे दिया, 1997 का है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस एक्ट्स डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। अब पूछा है कि एक्स स्टैंड्स फॉर, बताइए क्या है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हमने पढ़ा ना, ऑन दिस डे ऑफ 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर होगा। Which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? वह लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, राइट। लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। तो इकोनॉमिक लिबर्टी इसका राइट आंसर हो जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोवरेन लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है, सेकुलर लिखा है, कम्युनिस्ट नहीं लिखा है, मतलब कम्युनिस्ट इसका आंसर हो गया। बताइए ये दोनों वर्ड कब ऐड हुए थे, कमेंट्स में बताइएगा कि इन्हें कब ऐड किया गया और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, राइट। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बहुत बढ़िया है ना, राइट, जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूएस। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। यूएसए है ना, इसका आंसर यूएसए होगा। हु कॉल्ड द प्रीएम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये आपके लिए होमवर्क है, जाइए पता करके आइए कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है हमारे प्रीएम्बल को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, एन ए पालकीवाला ने कहा है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द, ठीक है। ये तो काम, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इसी आगे अपडेट्स के लिए पीपीटी वगैरह आपको बाद में शेयर कर दी जाएगी। सो फाइनली आई होप आपको प्रीएम्बल समझ में आया होगा। दिस इज जतिन रावल signing off till we meet next time with the next topic and very interesting topic of the constitution। तब तक के लिए जय हिंद, keep learning।